नौकरानी के मुंह से ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगी, ये किसकी बात कर रहे हैं? कहीं आरोही भाभी? गॉड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने देखा सामने से प्रतीक आ रहा था जो बहुत मायूस लग रहा था। इससे पहले निकी उससे कुछ पूछती तभी सुमित्रा की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। तुम लोगों के सामने एक छोटी सी लड़की गायब हो जाती है और तुम लोग ऐसे चुपचाप खड़े हो। किस बात के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को? भवानी सिंह ने सुमित्रा का ध्यान पहरेदारों से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, रानी माँ, कहीं रचना को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं वो मालिक के कोप का शिकार तो नहीं हो गई? इस बात ने सुमित्रा के अंदर और भी डर पैदा कर दिया। वो बड़बड़ाती हुई बोली, अब रचना के बिना कैसे होगा सारा काम? फिर उसे कुछ याद आया और वो बोली, हाँ, उसे अंतिम बार मैंने मालिक के पास ही भेजा था, उसके बाद से ही वो गायब है। भवानी सिंह बोला, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि रचना मालिक का ही शिकार बन गई होगी और बड़ी बहू के गिरने की वजह भी मालिक का कोप ही होगा। सुमित्रा के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ गईं। वो सोचती हुई बोली, अगर रचना नहीं रही तो फिर हम शतभिषा नक्षत्र वाली दूसरी लड़की कहाँ से लाएंगे? निक्की ने उनकी बातें सुन ली और हैरान हो मन ही मन बोली, शतभिषा नक्षत्र? ये क्या होता है? और रचना, ये लोग रचना को लेकर परेशान हैं। वो कहाँ चली गई? क्या हो क्या रहा है? वो इस सोच में इतनी डूब गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुमित्रा उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। सुमित्रा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? उनकी बात सुनकर निकी का ध्यान टूटा। उसने देखा सामने सुमित्रा खड़ी है और हड़बड़ाहट में बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो वो शतभिषा नक्षत्र। अनायास ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गया था। उसने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन सुमित्रा कहाँ रुकने वाली थी। उसने घूरते हुए निकी को देखा। हर एक चीज में तुम्हारा टांग अड़ाना जरूरी है ना? तुम जाओ, जाकर नहा लो। निकी मन ही मन झल्लाती हुई चुपचाप नहाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि वो घूंघट वाली बूढ़ी औरत वहां आ धमकी, जिसे सभी माई कहकर बुलाते थे। उसने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, सुमित्रा, ये लड़की नहाने को नहीं जाएगी। तुम्हें कुछ भी पता नहीं। रचना अभी तक गायब है और शतभिषा नक्षत्र। सुमित्रा उनका इशारा समझती हुई बोली, हाँ मैं समझ गई माई। फिर वो चिल्लाती हुई बोली, निकी, तुम नहाने नहीं जाओगी, जाओ अपने कमरे में। निकी हैरान होकर बोली, अब मैं नहा भी नहीं सकती? ऐसा क्या है इस शतभिषा नक्षत्र में? और रचना के गायब होने से मेरे नहाने पर क्या असर पड़ेगा? वो आश्चर्यचकित थी, लेकिन सुमित्रा की बातें मानने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी? सुमित्रा तो माई के साथ वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन निकी वहीं खड़ी रही। उसी समय उसकी नजर पीयूष पर पड़ी, जो थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसी की तरफ देख रहा था। वो पीयूष की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली, यहाँ इतना कुछ हो रहा है और ये अभी शांत है। अनबिलीवेबल, ये इतना शांत कैसे रह सकता है? पीयूष ने जैसे ही देखा कि निकी उसकी तरफ देख रही है, वो वहां से पीछे मुड़ गया। तभी निकी उसे पुकारती हुई बोली, पीयूष, सुनो तो। उसी समय पीयूष का मोबाइल बजने लगा। उसने निकी की तरफ देखा और कहा, किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहते हुए उसने कॉल रिसीव किया और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा।
निकी हैरान होकर बोली, मुझसे मिल नहीं सकता, समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने कॉल भी रिसीव नहीं कर सकता? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है? वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वही पीयूष कॉल पर बातें कर रहा था। उसने कहा, बस थोड़ा सा समय और दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, और कितना समय दूं? मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। पीयूष लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, 15-20 दिन और। दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, ठीक है, सिर्फ 15 दिन। अगर फिर भी हमें पैसे नहीं मिले तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पीयूष के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, मुझे किसी तरह पैसों का जुगाड़ करना होगा। सब निक्की की वजह से हो रहा है। अगर ये सभी रस्में अच्छे से निभा लेती तो अब तक मैं पापा से पैसे मांग चुका होता, लेकिन नहीं। पता नहीं इसे कौन सा राजकुमारी बनने का शौक चढ़ा है। जब देखो ना नुकुर करती रहती है। अब मुझे किसी और तरीके से पैसे मांगने होंगे। वही निकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी एक नौकरानी आई और बोली, छोटी बहू रानी, आप नहाने के लिए जा सकती हैं। इतना कह वो तुरंत वहां से चली गई। निकी चौंकती हुई बड़बड़ाई, अजीब फैमिली है। कभी कह रही थी कोई शितभिषा नक्षत्र, इसी टाइप कुछ। रचना गायब है, कैसे नहाएगी? और अब बोल रही है नहाने जाओ। मुझे तो अब लगने लगा है कि यहाँ सभी के दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। वो बड़बड़ाती हुई उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। वो जब बाथरूम में पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ नल है लेकिन पानी नहीं, और ना कोई बाल्टी और मग। यहाँ तक कि साबुन, शैम्पू कुछ भी नहीं। लेकिन नल के नीचे एक चांदी का कलश रखा हुआ था। ये वही कलश था जो उसने अपनी पहली रस्म के दौरान कुएं से हासिल किया था। इतनी सारी घटनाओं के बाद निकी का मन इतना चिड़चिड़ा हो चुका था कि उसका मन कर रहा था अभी कलश उठाकर पूरा का पूरा बाथरूम तबाह कर दे। वो बड़बड़ाती हुई बोली, यहाँ क्या सब बिना पानी के ही नहा लेते हैं क्या? पीछे से आवाज आई, नहीं। निकी तुरंत ही मुड़ी और दरवाजे पर सुमित्रा को खड़ी देख चौंकती हुई मन ही मन बोली, अब क्या सासू माँ मेरे साथ नहाएंगी? फिर वो तुरंत ही हड़बड़ाहट भरी आवाज में बोली, मम्मी जी आप? सुमित्रा सीधे मुद्दे पर आती हुई बोली, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रस्में निभानी हैं। निकी ने हाँ में सर हिला दिया। सुमित्रा बोली, अब रस्म पुरानी विधि से निभाई जाएगी। निकी हैरान होती हुई बोली, पुरानी विधि मतलब? मतलब जैसे लोग पुराने जमाने में रहा करते थे। ना ही शरीर पर कोई आभूषण, ना ही पैरों में चप्पल। सादा जीवन बिताना होगा और बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना होगा, वो भी पूरे 21 दिनों के लिए। ये सुनते ही निकी के होश उड़ गए। वो गुस्से में बड़बड़ाई, 14 साल का वनवास ही दे दो ना सीधे सीधे। सुमित्रा घूरती हुई बोली, तुमने कुछ कहा? निकी तुरंत सिर हिलाती हुई बोली, नहीं नहीं मम्मी जी। सुमित्रा आगे बोली, क्या तुम्हें सादा जीवन बिताना मंजूर है? मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो राजी हूँ ना आपकी रस्म के लिए। फिर इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक बात पता है तुम्हें, आज तक खजाने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया है। शायद तुम वो ढूंढ पाओ। निकी मन ही मन सोचती हुई बोली, क्या पता ये सच कह रही हूँ। यहाँ आने के बाद सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अब शायद कुछ अच्छा हो जाए। उसने हामी भरते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? सुमित्रा जैसे इसी इंतजार में थी। वो मुस्कुराती हुई उस चांदी के कलश की तरफ इशारा करती हुई बोली, वो देख रही हो ना चांदी का कलश? उसे लेकर हवेली गांव के बाहर जो नदी है उसके पास ही शमशान घाट है। वहां जाओ और उसमें वहां से राख भर कर लाओ। और हाँ, याद रहे,
जलती चिता की राख भर कर लाना। निक्की चौंकती हुई बोली, मुर्दों की राख? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। निक्की एक कदम पीछे हटती हुई बोली, नो वे, मैं नहीं जा रही शमशान घाट मुर्दों की राख लाने। सुमित्रा बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। रहो ऐसे ही भूखी प्यासी। जब तक तुम नहीं जाओगी मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। निक्की कुछ सोचती हुई बोली, और कल वाली रस्म का क्या? सुमित्रा बोली, वो अब बाद में होगी। फिलहाल तुम्हें अगर अपनी भूख मिटानी है तो शमशान घाट जाकर राख लेकर आओ। इतना कह सुमित्रा वहां से चली गई, लेकिन निक्की परेशान वहीं खड़ी रही। इधर आरोही की बेहोशी अब तक नहीं टूटी थी। उसके सभी जख्म भर चुके थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी बेहोशी क्यों नहीं टूट रही है। प्रतीक परेशान होते हुए सुमित्रा से बोला, माँ, अब क्या करें? इसकी बेहोशी तो टूट ही नहीं रही है। सुमित्रा बोली, अब तांत्रिक के पास जाने का समय हो गया है। वही बता सकते हैं कि इसकी बेहोशी क्यों नहीं टूट रही। प्रतीक डरते हुए बोला, कहीं मालिक और भी नाराज हो गए तो? सुमित्रा बोली, हम मजबूर हैं। रचना भी यहाँ नहीं है। होती तो मालिक को उसकी मदद से प्रसन्न करवा सकते थे, लेकिन बोलते बोलते सुमित्रा अचानक से रुक गई। उसने भवानी सिंह को आवाज देकर पास बुलाया और कहा, तांत्रिक को यहाँ बुला लाओ और जल्दी। भवानी सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी रानी माँ। एक ओर जहाँ भवानी सिंह तांत्रिक को लेने जा चुका था, वहीं दूसरी ओर निक्की शमशान घाट जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। वो अपनी जिद पे अड़ी थी, लेकिन उसकी इस जिद का सुमित्रा या घर वालों पे कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा भूख से निक्की के बुरे हाल हो चुके थे। उसने तय किया कि वो अब और नहीं सहेगी और अभी पीयूष से इस बारे में डायरेक्ट बात करेगी। लेकिन जब वो पीयूष को ढूंढती हुई आरोही के कमरे में पहुंची, तो सारे घर वालों को टेंशन में देख खुद भी परेशान हो गई। निक्की खुद से बोली, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती हूँ। बेचारे आरोही भाभी को लेकर कितने परेशान हैं। आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी सुमित्रा की नजर निक्की पे पड़ी। वो थोड़े गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम सोच रही हो कि हम अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैं आपकी बताई हुई रस्म निभाऊंगी, पर क्या मुझे सच शमशान तक अकेले जाना होगा? सुमित्रा ने कड़क आवाज में कहा। हाँ। निक्की सिर झुकाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही तांत्रिक आंगन में आ पहुंचा था। ये वही तांत्रिक था जिसने पीयूष और निक्की की शादी कराई थी। सुमित्रा और प्रतीक उसके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, देखिए ना, आरोही को क्या हो गया है। उसे होश ही नहीं आ रहा है। तांत्रिक आंगन में ही बैठते हुए बोला, ठीक है, उसे मेरे पास लेकर आओ। सुमित्रा ने आरोही को वहां लाने का इशारा किया। प्रतीक आरोही को लाने पहली मंजिल की तरफ भागा। वहीं तांत्रिक आंगन में आसन जमाकर बैठ गया। उसने राख से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और आरोही को उस घेरे के अंदर लेटाने का इशारा किया। इसी बीच वो नकाब वाली औरत भी वहां आ चुकी थी और तांत्रिक को वहां देख उसकी आंखों में खून उतर आया। क्या आरोही ठीक हो पाएगी? क्या निक्की शमशान घाट से मुर्दों की राख लाने में सफल हो पाएगी? कौन है ये नकाब वाली औरत? कहानी जारी रहेगी। बस आप बने रहे शैतानी रस्मे के साथ।